हेलो स्टूडेंट्स। अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की। और सीए फाउंडेशन में अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी की। आई एम विशाल भार्गव। मेरे को लास्ट 21 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी सबसे पहले समझते हैं, ये जो हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस है सीए फाउंडेशन का, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले एक बार वो देखते हैं हमारा सिलेबस क्या, हमारा कंटेंट क्या है सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का। राइट, देखिए ये जो आपका पेपर 1 है, ये जो सीए फाउंडेशन है, इसके अंदर जो फर्स्ट पेपर है वो है अकाउंटेंसी, जो कि आपके 100 मार्क्स का आता है। इसके अंदर जो सबसे पहले जो चैप्टर 1 है, ये आपको पढ़ना है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ये क्या है आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। इसके अंदर सबसे पहले यूनिट में पढ़ेंगे आप मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद अपन पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, ये आपने 11th क्लास में पढ़े थे। फिर थर्ड यूनिट अपन पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, कंटीजेंट असेट कंटीजेंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं। उसके बाद फोर्थ यूनिट इज अकाउंटिंग पॉलिसी। उसके बाद जो इसकी फिफ्थ यूनिट है वो है अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंसिडरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, इसके अंदर ये है अकाउंटिंग प्रोसेस। इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, सब्सिडी बुक्स पढ़ेंगे, कैश बुक पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने हैं। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 इज इन्वेंट्री, कि एंड ऑफ द ईयर में आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, उस क्लोजिंग स्टॉक का एंड ऑफ द ईयर में कैसे वैल्यूएशन किया जाता है, वो अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्री में। फिर चैप्टर नंबर 5 अपन पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। फिर चैप्टर नंबर 6 में अपन पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, डेट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं, वो अपन इस चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी आपने क्लास 11th में पढ़ा था। फिर 8th चैप्टर अपन पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि एक जो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि सोशल वेलफेयर करना होता है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं, वो अपन इस चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, डेट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद चैप्टर 9 इज अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कि बेसिकली आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है, कि अकाउंटिंग करने के दो सिस्टम होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है ना। तो अगर अकाउंटिंग सिंगल एंट्री सिस्टम से करी जा रही है, जहाँ पे पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं होती है, तो उस केस में हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं इस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से, वो अपन चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है आपका पार्टनरशिप एंड एलएलपी। पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट, एलएलपी क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स। तो इनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, वो अपन चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट अपन को पढ़नी है फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। फिर अपन 2 में पढ़ेंगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। और फिर अपन पढ़ेंगे इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद लास्ट अपन को पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 में कंपनी अकाउंट्स। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट में अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। फिर यूनिट 2 में पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, कि कंपनी अपने शेयर्स और डिवेंचर जब इशू करती है, तो कंपनी की बुक्स में उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, वो अपन यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कि जब एक कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स का रिडम्पशन करती है, रिडम्पशन मतलब जब उसका रीपेमेंट किया जाता है, तो उस केस में कंपनी की बुक्स में उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, वो अपन इसके यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। और लास्ट अपन पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू, कि जब एक कंपनी अपने बोनस शेयर इशू करती है या राइट शेयर्स इशू करती है, तो उस केस में कंपनी की बुक्स में उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, वो अपन इसके लास्ट टॉपिक अपन को पढ़ना है। तो ये पूरा हमारा सीए फाउंडेशन का अकाउंटेंसी का सिलेबस है, टोटल 11 आपके चैप्टर्स है। ठीक है ना। अब जरा एक बार अपन पेपर स्ट्रक्चर देख रहे थे कि एग्जाम में पेपर कैसे आता है, किस पैटर्न का पेपर आता है।
देखिए आपके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा, और ये जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 है 20 मार्क्स का, और ये कंपलसरी होता है अटेम्प्ट करना, इट इज कंपलसरी टू अटेम्प्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट होगा जिसमें आपको ट्रू फॉल्स मिलते हैं जनरली, जिसको आपको विद रीजन बताना होता है। फिर चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट है उसमें कुछ टर्म्स आ जाती हैं कई बार जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है, लाइक एक्सप्लेन कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सप्लेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सप्लेन कंटीजेंट असेट, इस तरीके से कुछ टर्म्स आती हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट हो सकता है जिसमें और आपको ब्रीफली टर्म्स का क्या करना हो, एक्सप्लेनेशन करना हो। उसके बाद आपको पेपर में मिलेंगे कितने क्वेश्चन, आपको पेपर में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक। अब इन क्वेश्चन नंबर 2 से 6 कितने क्वेश्चंस हो गए, ये 5 क्वेश्चंस हो गए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हो गए। इन 5 क्वेश्चन में से आपको केवल 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी आपका जो पेपर होगा उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए मैंडेटरी होगा अटेम्प्ट करना, और जो रेस्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 2 to 6, इन 2 to 6 में से जो 5 क्वेश्चंस हैं इनमें से केवल 4 क्वेश्चंस ही आपको करने हैं, और जो भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करोगे उसका पूरा पार्ट आपको करना होगा। जैसे आपने अगर क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट करा तो उसका ABC तीनों पार्ट आप करोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 3 का किया तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी कर लिया और फिर अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 का क्या करा, या क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। इन ये जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, और 4 के इन क्वेश्चन के अंदर जितने भी सब पार्ट्स हैं वो सारे आपको करने होंगे, राइट। तो ये आपका पेपर पैटर्न है जिसके अंदर टोटल आपके एग्जाम में टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स ईच का एक क्वेश्चन होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज मैंडेटरी, और जो क्वेश्चन नंबर 2 to 6 हैं इन 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो ये आपका एग्जाम में अकाउंटेंसी का पेपर पैटर्न रहता है, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 1 दैट इज अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। इसके अंदर यूनिट नंबर 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं अपन एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ आज से पहले आपने अकाउंट्स पढ़ी नहीं, आज फर्स्ट डे आप अपना अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो एकदम जीरो लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे कि आपने 11th क्लास में जब पहली बार कोई अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट करी होगी तो उस तरीके से उस पहली क्लास में जैसे आपने स्टार्ट किया होगा अकाउंट्स, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपके जो कंसेप्ट है बहुत एकदम क्लियर हो जाए और आपको कभी अकाउंट्स में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी अकाउंटिंग, ये है क्या, ये कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकली आया, क्या इसकी हिस्ट्री है, सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए स्टार्टिंग में जब बिजनेस किया जाता था, बिजनेस क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज जिसको प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, एनी एक्टिविटी एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कैन बी डन टू अर्न द प्रॉफिट, वो हमारी क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। अब स्टार्टिंग में जब ये बिजनेस का कंसेप्ट आया होगा तो पहले स्टार्टिंग में बिजनेस कैसे किया जाता था, जैसे सपोज करो आज ये मेरे पास ये मेरा पेन है और आपके पास आपका पेन है। अब मुझे आपके पेन की रिक्वायरमेंट है और आपको मेरे पेन की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको अपना पेन दूंगा और आपसे आपका पेन ले लूंगा, यानी गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज कर कर क्या होता था, बिजनेस किया जाता था। पता है इसको क्या बोलते हैं, जब गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज कर कर जब बिजनेस किया जाता है तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। तो स्टार्टिंग में जब ये बिजनेस किया जाता था, लोग बिजनेस करते थे, तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम से बिजनेस करते थे, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज कर क्या होता था, बिजनेस किया जाता था। लेकिन ये जो बार्टर सिस्टम में हम बिजनेस करते हैं, इसमें बिजनेसमैन को बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। क्या प्रॉब्लम आती थी कि पहली बात तो ऐसा बहुत कोइंसिडेंस होता था कि दो लोग आपस में ऐसे मिल जाएं जिनको एक दूसरे की गुड्स की रिक्वायरमेंट हो। जैसे आज आपको तो ये मेरे पेन की रिक्वायरमेंट है बट मुझे आपका पेन नहीं चाहिए, तो इन बार्टर सिस्टम आप और मैं बिजनेस नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी लिमिटेशन थी इस बार्टर सिस्टम की। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वर्ल्ड में करेंसी का इन्वेंशन हुआ। करेंसी का मतलब समझते हैं, जैसे हमारी इंडिया की करेंसी रुपीज है, अमेरिका की डॉलर है, इस तरीके से क्या हुआ, करेंसी का इन्वेंशन हुआ। एंड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ करेंसी
अब बिजनेस करना बहुत आसान हो गया। अब कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन के साथ क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। आज आपको तो मेरा ये पेन नहीं चाहिए, बट मुझे आपका पेन चाहिए, तो आपके पेन का जो भी प्राइस होगा मैं आपको पे करूंगा और आपसे आपका पेन क्या करूंगा, परचेस कर लूंगा। यानी आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ करेंसी अब बिजनेस करना बहुत आसान हो गया था। कोई भी पर्सन किसी के साथ भी क्या कर सकता था, बिजनेस कर सकता था, राइट। तो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ करेंसी जब बिजनेस करना आसान हो गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, बिजनेस के साइज बढ़ते गए, फैलते गए। अब स्टार्टिंग में एक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस का मतलब होता था कि गुड्स परचेज करे, सेल करी, परचेज करा, सेल करा, या गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करी और उसको सेल करा, ये उसका बिजनेस होता था। ये मतलब होता था बिजनेस का, कि कोई चीज, कोई फिनिश प्रोडक्ट परचेज करा 10 रुपीज का, अपना 2 रुपीज का प्रॉफिट उसमें ऐड करा और 12 में सेल कर दिया। या कोई प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट 100 रुपीज आ रही है, उसमें अपना 10 या 20 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करा और उसको सेल कर दिया। बस ये मतलब होता था बिजनेस करने का। कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में जो बिजनेसमैन है वो किसी तरह की कोई लिखा पढ़ी ऐसा कुछ नहीं करते थे कि भैया कितना खर्चा हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, सबका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते थे। तो इस तरीके से जब वो बिजनेस कर रहे थे, तो एक टाइम पीरियड के बाद उनको कुछ प्रॉब्लम आने लगी बिजनेस में। ये एक्सपेंसेस और इनकम को नहीं रिकॉर्ड करने से, प्रॉपर हिसाब किताब मेंटेन नहीं करने के कारण उनको बिजनेसमैन को बिजनेस करने में कुछ प्रॉब्लम आने लगी। क्या प्रॉब्लम आने लगी कि भैया एक बिजनेसमैन को ये पता ही नहीं लगता था कि आज वो जो बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस को करने से उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस आप कैसे निकालोगे, उसके सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो, सारी इनकम्स को रिकॉर्ड करो। अब अगर आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तब तो प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है तो लॉस हो रहा है। तो जब प्रॉपर वे में कोई इनकम और कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, तो कैसे पता चलेगा कि किसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो ये हिसाब किताब नहीं लिखने के कारण एक बिजनेसमैन को पता ही नहीं लगता था कि वो जो बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस को करने से उसको बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसको पता ही नहीं चलता था। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती थी कि कई बार बिजनेस में कुछ लॉसेस हो जाते थे, जिसका बिजनेसमैन को पता ही नहीं लगता था कि भैया लॉस हो गया, और पता ही नहीं लॉस हो गया बिजनेस में, और बिजनेसमैन को पता ही नहीं कि लॉस हो गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। कोई एक एक्स पर्सन है, मैंने उसको 1000 रुपीज के गुड्स क्रेडिट में सेल करे, उधार में बेचे। अब एक्स ने मुझे प्रॉमिस किया था कि आफ्टर 2 मंथ्स वो पेमेंट कर देगा। अब मेरा कोई एक कस्टमर थोड़ी, मैं तो हजारों कस्टमर है। मैंने इसको कहीं लिखा नहीं कि मैंने एक्स को 1000 की गुड्स क्रेडिट पे सेल करे हैं, उसने मुझे प्रॉमिस किया आफ्टर 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करेगा। मैंने इसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करा, कहीं लिखा ही नहीं। अब मेरा कोई एक कस्टमर नहीं, मेरे तो हजारों कस्टमर है। अब क्या हुआ, मैं भूल गया, मेरे को याद ही नहीं रहा कि 2 महीने हो गए और एक्स से पैसा लेना है। और क्या होता है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ये, कि अगर आप किसी को पैसा अगर उधार दोगे, तो जब तक एक बार आप उसको रिमाइंड नहीं करोगे, वो आगे होके, बहुत कम लोग होते हैं जो आगे होके आपका पैसा लौटा जाएंगे। अब 2 मंथ्स हो गए, अब एक्स को पैसे देने। अब एक्स सोच रहा है कि जब इसको याद नहीं है तो मुझे क्या पड़ी है जो आगे होके मैं पैसा देने जाऊं, जब मांगेगा तब दे दूंगा। और मैं तो भूल गया, मेरे को तो याद ही नहीं है कि एक्स से मुझे 1000 रुपए लेने हैं। यानी क्या हुआ, आपके बिजनेस में आपको एक 1000 का लॉस हो गया और आपको पता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होने लगी, ये हिसाब किताब नहीं लिखने के कारण। दूसरी दिक्कत किसको आती थी, गवर्नमेंट को आती थी। गवर्नमेंट को बिजनेस से केवल एक ही चीज चाहिए, डेट इज टैक्स। क्या चाहिए, टैक्स। अब जब प्रॉपर वे में कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं है, प्रॉपर वे में किसी इनकम और एक्सपेंस को आपने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगता था कि बिजनेसमैन को बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो फिर गवर्नमेंट अपने मनमाने ढंग से टैक्स लगाती थी, तो इससे बिजनेसमैन को भी दिक्कत होती थी और गवर्नमेंट को भी दिक्कत होती थी। अब बिजनेसमैन ने सोचा भैया इस तरीके से तो बिजनेस नहीं कर सकते, इस तरीके से बिजनेस नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बिजनेसमैन ने डिसाइड करा कि भैया अब जो भी इतनी बिजनेस में इतनी सारी एक्टिविटीज होते हैं, इतने सारे काम होते हैं, सब दिमाग में याद नहीं रहते। तो बिजनेसमैन ने डिसाइड करा कि अब से मैं बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज करूंगा, उन सारी एक्टिविटीज को मैं एक जगह क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। तो यहीं से हमारे इस अकाउंटिंग सब्जेक्ट का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ। अब ये अकाउंटिंग करने से, या यूं बोलो सिंपल लैंग्वेज में, ये हिसाब किताब लिखने से, अकाउंटिंग करने से एक बिजनेसमैन को क्या बेनिफिट्स मिले।
सबसे पहला बेनिफिट ये मिला हिसाब किताब लिखने से, इनकम एक्सपेंसेस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करने से। सबसे पहला बेनिफिट ये मिला कि आज बिजनेसमैन को पता लगने लगा कि आज वो जो बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस को करने से उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसको पता लगने लगा। दूसरा बेनिफिट क्या मिला कि बिजनेसमैन को पता, बिजनेसमैन को लॉसेस कम होने लगे। जैसे मैंने अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि मैंने किसी एक्स पर्सन को 1,000 रुपए की गुड्स, 1,000 के गुड्स क्रेडिट पे सेल करें, तो मैंने इसको एक जगह रिकॉर्ड कर लिया, तो मैं जब दोबारा पढ़ूंगा तो याद आ जाएगा कि इस एक्स को 1,000 की गुड्स क्रेडिट पे सेल करे थे, टाइम हो गया है, इससे पैसा लेना है। तो ऐसे छोटे छोटे लॉसेस से बचा गया, सेव किया गया लॉसेस को। और तीसरा बेनिफिट किसको मिला? गवर्नमेंट को। अब जब प्रॉपर वे में सारे इनकम और एक्सपेंसेस को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा? प्रॉपर वे में बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता लगेगा, तो प्रॉपर वे पे गवर्नमेंट क्या लगेगी? टैक्स लगाएगी। तो इससे ना तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम होगी ना बिजनेसमैन को कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स मिले क्या करने से? अकाउंटिंग करने से, या यूं बोलिए हिसाब किताब को लिखने से। ठीक है ना? अब बात आती है जो अकाउंटिंग है, इसमें अकाउंटिंग में क्या करा जाता है। तो बेसिकली मैं बात करूं तो देयर आर 6 एक्टिविटीज हैं। तो कोई भी पर्सन जब ये 6 एक्टिविटीज को कर लेता है तो हम बोलते हैं उसने क्या करा? अकाउंटिंग कर ली। क्या कर ली? अकाउंटिंग कर ली। तो सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है? सबसे पहली एक्टिविटी होती है कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट इज मीन बाय ट्रांजैक्शन? ये ट्रांजैक्शन क्या चीज होती है? कि हम सुबह से लेकर शाम तक अपने बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, काम करते हैं, तो ये हिंदी के काम, इंग्लिश की एक्टिविटीज को मैं अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलता हूं? ट्रांजैक्शन बोलता हूं। क्या बोलता हूं? ट्रांजैक्शन बोलता हूं। तो सबसे पहला काम जो बिजनेस में होता है वो क्या होता है कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजैक्शन, बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजैक्शन जिसको हम मॉनेटरी टर्म में, कैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सारी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आई क्या बात? तो सबसे पहला काम जो है अकाउंटिंग का वो क्लियर हुआ क्या? कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजैक्शन। व्हाट इज मीन बाय ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन क्या चीज होती है? कि हम सुबह से लेकर शाम तक अपने बिजनेस में जो काम कर रहे हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक अपने बिजनेस में जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इन एक्टिविटीज को मैं अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलता हूं? ट्रांजैक्शंस बोलता हूं। क्या बोलता हूं? ट्रांजैक्शंस बोलता हूं। तो ये बिजनेस से रिलेटेड जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, इनमें से वो ट्रांजैक्शन जिसको हम मॉनेटरी टर्म में, कैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे पहले उन सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। जैसे सपोज करो आपकी स्टेशनरी की शॉप है, आपने सबसे पहले अपनी सुबह गए, शॉप को ओपन करा, ठीक है ना? क्लीनर आया, उसने पूरी दुकान की सफाई करी और वो चला गया। उसके बाद एक कस्टमर आया, उसने मैंने उसको 100 रुपीज का क्या करा? पेन सेल करा। फिर एक और कस्टमर आया तो मैंने उसको 500 का कोई कॉपीज रजिस्टर सेल करे। फिर कोई सप्लायर आया तो मैंने उससे क्या करा? 1000 के गुड्स क्या करे? 1000 की स्टेशनरी परचेज करी। फिर कोई बैंक से कोई पर्सन आया, वो कुछ अपना उसने कोई सेविंग प्लान्स वगैरह लॉन्च करे थे, मेरे को एक्सप्लेन करके चला गया। फिर कोई मैन्युफैक्चरर आया, कोई स्टेशनरी का कोई नया मैन्युफैक्चरर आया, उसने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे बताया, एक्सप्लेन करा कि हमारी ये न्यू कंपनी लॉन्च हुई है, इसके ये प्रोडक्ट्स है, तो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेनेशन देके, डेमो देके चला गया। फिर मैंने क्या करा? सपोज करो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया। तो सुबह से लेकर शाम तक मैंने ये सारी एक्टिविटीज करी बिजनेस में, तो इन एक्टिविटीज को मैं क्या बोलूंगा? ट्रांजैक्शन बोलूंगा। तो ये सारी एक्टिविटीज, इन सारी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, इनमें से केवल वही ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करनी है जिसको आप मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने शॉप ओपन करी, तो भैया शॉप ओपन करी, इसको क्या मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? भैया शटर उठाया, इतने रुपए लगे, नहीं ना, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। सुबह वो क्लीनर आया, सफाई करके चला गया, मैंने उसको कोई पेमेंट नहीं करा, तो इट इज अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, तो इसको मैं बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। कस्टमर आया, मैंने उसको गुड्स सेल करे, इसको मैं मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि कस्टमर आया, मैंने उसको 100 रुपीज के, मैंने उसको 500 रुपीज के गुड्स सेल करे, इसे मैं बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। बैंक वाला आया, वो अपना कोई सेविंग प्लान एक्सप्लेन करके चला गया। कोई सप्लायर आया, वो प्रोडक्ट का डेमो देके चला गया,
इन दोनों ट्रांजेक्शन्स को मैं मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो इट विल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो कहने का मतलब ये कि अकाउंटिंग में जो सबसे पहला काम होता है वो क्या होता है कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजेक्शन जिसको हम मॉनेटरी टर्म में कैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे पहले उन सारी ट्रांजेक्शन्स को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आपका आंसर होगा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आपका आंसर क्या होगा, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, सॉरी, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? सेकंड स्टेप जो होता है अकाउंटिंग का वो होता है आपका क्लासिफिकेशन। क्या होता है आपका क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप था रिकॉर्डिंग जिसमें अपन ने मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करा था, तो इसमें तो अपन ने क्या करा था, सारी ट्रांजैक्शंस को लाइन से एक साथ एक जगह क्या करा, रिकॉर्ड कर लिया। सारी ट्रांजैक्शंस को लाइन से एक साथ एक जगह मैंने क्या करा, रिकॉर्ड करता गया। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होती गई वैसे वैसे मैं उसको रिकॉर्ड करता गया। अभी जो सेकंड स्टेप है इसका नाम है क्लासिफिकेशन। तो शायद नाम से क्लियर हो रहा हो, क्लासिफिकेशन। इसमें मैं क्या करूंगा कि मैंने मेरा जो फर्स्ट स्टेप में ये जो ट्रांजैक्शंस मैंने रिकॉर्ड करी हैं, इसमें से जो सिमिलर नेचर की, एक जैसे नेचर की जो ट्रांजैक्शंस होंगी, मैं उनको अलग अलग क्या करूंगा, क्लासिफाई करूंगा। जैसे इन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन में से जो भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक साथ एक जगह मैंने रिकॉर्ड कर लिया। इन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन में से जो सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उसको मैंने एक साथ एक जगह रिकॉर्ड कर लिया। इन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन में से जो भी मेरे एक्सपेंसेस हैं उनको मैंने एक साथ एक जगह रिकॉर्ड कर लिया। इन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन में से जो भी मेरी इनकम्स हैं उसको मैंने एक साथ क्या करा, एक जगह रिकॉर्ड कर लिया। तो सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज क्लासिफिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जो सिमिलर नेचर की, एक जैसे नेचर की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम अलग अलग क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। कि जो भी ट्रांजैक्शंस अपन ने रिकॉर्ड करी फर्स्ट स्टेप में, जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड करी, उसमें से जो सिमिलर नेचर की, एक जैसे नेचर की जो भी ट्रांजैक्शंस थी उन सबको अपन ने अलग अलग क्या करा, क्लासिफाई कर दिया। इन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन में परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को एक साथ एक जगह रिकॉर्ड कर लिया। इन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन में से सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हमने एक साथ एक जगह रिकॉर्ड कर लिया। इन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन में से एक्सपेंसेस को एक साथ एक जगह क्या करा, रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन में से जो इनकम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थी उनको एक साथ एक जगह क्या करा, रिकॉर्ड कर लिया। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज क्लासिफिकेशन। थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग वो होता है, क्या होता है, वो कहलाता है समराइजेशन। क्या कहलाता है, समराइजेशन। समराइजेशन मतलब समरी बनानी है कि पूरे साल भर में टोटल परचेज कितनी हुई, साल भर में टोटल सेल्स कितना हुआ, साल भर में टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, साल भर में टोटल इनकम कितनी हुई। तो थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज समराइजेशन, जिसमें हम समरी बनाते हैं एंड ऑफ द ईयर में कि पूरे साल भर में टोटल कितनी परचेज हुई, टोटल कितनी सेल्स हुई, टोटल साल भर में कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा, टोटल साल भर में कितनी सैलरी पे करी, टोटल साल भर में कितना कमीशन हमें रिसीव हुआ। तो थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज समराइजेशन। फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है आपका एनालिसिस। काय का एनालिसिस करना है, ये जो तीन काम अभी अपन ने करें, सबसे पहले अपन ने मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करा, फिर उन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन में से जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस थी उनको अलग अलग क्लासिफाई करा, और फिर मैंने उसकी समरी बनाई। तो ये जो तीन काम मैंने करे, इसमें मुझसे कोई गलती, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, उसका हम क्या करेंगे, एक बार एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे। कई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय ऐसा तो नहीं कि कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, किसी ट्रांजैक्शन को ज्यादा या कम अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया हो, फिर जब ये क्लासिफिकेशन करा तो वहां पे तो गलती नहीं हो गई, कहीं परचेज की ट्रांजैक्शंस को सेल और सेल की ट्रांजैक्शन को परचेज में लिख लिया हो। तो थर्ड फोर्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज एनालिसिस, जिसमें हम ये चेक करते हैं ये जो तीन स्टेप हमने करे हैं, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा, फिर क्लासिफाई करा और फिर उसकी समरी बनाई, इसमें हमसे कोई गलती, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो फोर्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज एनालिसिस। उसके बाद फिफ्थ स्टेप जो होता है वो होता है इंटरप्रिटेशन। क्या होता है, इंटरप्रिटेशन।
इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं कि ये जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड करी हैं, इन रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे हम एंड ऑफ द ईयर में अपने बिजनेस के रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट क्या होगा? जैसे आप एग्जाम देते हैं तो आपका रिजल्ट क्या होता है? या तो आप पास होते हैं या फेल होते हैं। ऐसे बिजनेस का रिजल्ट क्या होगा? बिजनेस का रिजल्ट क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस। तो फिफ्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम एंड ऑफ द ईयर में अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो फिफ्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम एंड ऑफ द ईयर में अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट और सिक्स स्टेप ऑफ अकाउंटिंग होता है दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या करना है कि ये जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड करी, इन रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे जो भी आपने अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करा, तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी पार्टीज होती हैं, अच्छा एक चीज और कि वो पर्सन जो ये सारे काम कर रहा है उसको पता है क्या बोलते हैं? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं? आपका टीचर। हम बीमार होते हैं तो जिस पर्सन को से हम अपना ट्रीटमेंट कराते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? डॉक्टर। ऐसी वो पर्सन जो ये सारे काम कर रहा है उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं अकाउंटेंट। क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट। तो एक अकाउंटेंट ने जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी, इन रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे उस अकाउंटेंट ने जो भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करा, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस को बिजनेस से रिलेटेड जो भी पार्टीज होती हैं उनको आगे कम्युनिकेट किया जाता है, ताकि वो अपने आगे के फ्यूचर के क्या ले सके? डिसीजंस ले सकें। तो किसको कितनी इंफॉर्मेशन देनी है वो डिपेंड करता है, वो कौन पर्सन है, वो पर्सन टू पर्सन ये चीज क्या होती है? डिपेंड करती है। तो लास्ट और सिक्स स्टेप ऑफ अकाउंटिंग होता है कम्युनिकेशन, जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन अपने कैलकुलेट करी, बिजनेस के जो भी अकाउंटिंग करी, प्रॉफिट लॉस निकाले, इसको बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज को क्या होता है? कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये होता है आपका सिक्स स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज कम्युनिकेशन। तो हम अगर अपने बिजनेस में 6 काम कर रहे हैं तो हम बोलते हैं हमने क्या करी? अकाउंटिंग करी। तो समझ में आ गया क्या है अकाउंटिंग? क्या पढ़ा? सबसे फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग बताइए जल्दी। फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। कौन सी? विच ट्रांजेक्शन? मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजेक्शन जिसको हम मॉनिटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे पहले उन सारी ट्रांजेक्शन्स को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज क्लासिफिकेशन, कि जो सिमिलर नेचर की, एक जैसे नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स होंगी हम उनको अलग अलग क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज समराइजेशन, हम समरी बना लेंगे कि साल भर में टोटल परचेस कितनी हुई, टोटल सेल्स कितनी हुई, टोटल इनकम कितनी हुई, इस तरीके से समरी बना लेंगे। तो थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज समराइजेशन। फोर्थ स्टेप क्या होता है? एनालिसिस। काय का? ये जो 3 काम अभी हमने करे इसको एक बार चेक करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं कि इस पे हमसे कोई गलती, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। फिफ्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम एंड ऑफ द ईयर में अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज कम्युनिकेशन, कि जो भी अपन ने रिजल्ट्स निकाले हैं इसको बिजनेस रिलेटेड जितनी भी पार्टीज होती हैं उन सबको आगे कम्युनिकेट कर दिया जाता है। तो फिफ्थ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज कम्युनिकेशन। तो यही हमारी क्या हो गई? डेफिनेशन बन जाएगी अकाउंटिंग की। तो क्या हो गई अकाउंटिंग? क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कॉमा क्लासिफिकेशन, कॉमा समराइजिंग, कॉमा एनालाइजिंग, कॉमा इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। किसका कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन कैसे करना है? मॉनिटरी टर्म्स में करना है। किसका? ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन। कैसे? एक सिस्टमेटिक मैनर में, एज एन आर्ट और साइंस इज नोन एज अकाउंटिंग। अब व्हाई आर्ट एंड व्हाई साइंस? देखो आर्ट में अपन क्या, आर्ट क्या होती है? जो हमारे अंदर स्किल होती है, स्किल्स होती है हमारे अंदर, वो हमारा पार्ट होता है आर्ट का। और साइंस में क्या होता है? जिसका हर चीज का एक लॉजिक हो, रीजन हो। तो ये जो भी स्टेप्स अभी मैंने आपको बताए, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, क्लासिफिकेशन करना है, समरी बनानी है, इंटरप्रिटेशन करना है, तो इन सब चीजों को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो ये जो प्रेजेंटेशन वाली चीजें स्किल्स में आती हैं, आर्ट में आती हैं। और साइंस में हर चीज का लॉजिक होता है, रीजन होता है। तो अकाउंटिंग में जो भी करते हैं उसका एक लॉजिक भी है और एक रीजन भी है। तो इसलिए बोला गया है अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस। ठीक है ना? और इस डेफिनेशन के कारण आपको पता है कि आज आपके पास कॉमर्स है, ठीक है ना, तो आप सीए कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन आपके आपके पास 11 12 में अगर कॉमर्स है तो आप आईआईटी या नीट का एग्जाम नहीं दे सकते।
लेकिन एक साइंस या ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट सीए कर सकता है, बिकॉज अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस। समझ में आई बात? तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। इसको आपको सीक्वेंस में याद रखना है, ट्रू फॉल्स में इसका सीक्वेंस पूछ सकता है। तो सीक्वेंस याद है, सबसे पहले मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा, देन क्लासिफिकेशन, देन समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन और लास्ट में कम्युनिकेशन। तो ये सीक्वेंस आपको लर्न करना है, ये सीक्वेंस आपके ट्रू फॉल्स में आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। नो नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ रहे हैं प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के क्या प्रोसीजर एस्पेक्ट होते हैं। तो देयर आर टू प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करना, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करना मतलब कि अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करना। जब आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करते हैं, इट मींस आपने अपने बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या करा, जनरेट कर ली। तो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे जनरेट किया जाता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजैक्शन जिसको अपन मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे पहले उन सारी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। फिर रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस होंगी उनको अलग अलग क्या कर दिया जाएगा, क्लासिफाई कर दिया जाएगा। फिर हम उसकी समरी बनाएंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे जो तीन काम करे इसमें कोई गलती कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, और हुई है तो उसको रेक्टिफाई कर देंगे। फिर इंटरप्रिटेटिंग, जिसमें हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करेंगे, और देन कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं मतलब बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपने जनरेट करी है, इसको यूज किया जाता है। तो जो सेकंड स्टेप है या सेकंड पार्ट है प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग का, वो क्या है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपने जनरेट करी है, इसको क्या होता है, आगे यूज किया जाता है। इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, आगे यूज करते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसके दो तरीके के यूजर्स होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर। जैसे ही आपके बिजनेस की प्रीमाइसेस है, प्रीमाइसेस मतलब जिस जगह जिस बिल्डिंग में हम बिजनेस चला रहे हो, हमारे बिजनेस की प्रीमाइसेस कहलाती है। तो आपके बिजनेस की प्रीमाइसेस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, वो तो हो गए आपके कौन से यूजर्स, इंटरनल यूजर्स हो गए। और ऐसे लोग जो आपके बिजनेस को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब आपके क्या हो गए, एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। तो ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपने जनरेट करी है, इसको दोनों तरीके के यूजर्स क्या करते हैं, यूज करते हैं, और यूज करके क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग द बिजनेस। तो दो तरीके के यूजर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो लोग हमारे बिजनेस की प्रीमाइसेस के अंदर रह के काम कर रहे हैं, वो तो हमारे इंटरनल यूजर्स हो गए, और ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स कहलाते हैं। तो इसके अंदर इंटरनल यूजर्स में सबसे पहले आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कौन होते हैं, जो लोग कंपनी के बिजनेस को कंट्रोल और मैनेज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं। फिर आपके मैनेजर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए। पार्टनर्स कौन होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके किसी बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाती है। और ये जो दो या दो से ज्यादा पर्सन हैं, इनको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। ऐसी आपके जो एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स हैं, वो हो गए आपके प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो एक बिजनेस जिसको एक सिंगल पर्सन कैरी ऑन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सोल प्रोपराइटरशिप फर्म। और ये जो सिंगल पर्सन है, एक अकेला आदमी जो बिजनेस चला रहा है, उसको बोला जाता है प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर, तो ये सब आपके इंटरनल यूजर्स हैं। ये सब आपके इंटरनल यूजर्स हैं जो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने बिजनेस में फ्यूचर के क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। ऐसी एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स कौन, जो लोग आपके बिजनेस को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, वो। तो ये लोग आपकी इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके ये डिसीजंस लेते हैं कि आपको बिजनेस में कितना सपोर्ट करना चाहिए, किस एक्सटेंट तक आपको बिजनेस में सपोर्ट करना चाहिए, वो डिसीजन लेते हैं इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके। कौन कौन होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स में, मनी लेंडर्स या बैंक, ये आपको फंड्स देते हैं, ये आपको लोन देते हैं जिससे आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। तो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके ये डिसीजन लेते हैं
कि आपको किस एक्सटेंट तक कितने अमाउंट का आपको क्या करना है, लोन देना है या नहीं देना है। फिर आपके क्रेडिटर्स हो गए, कौन होते हैं, जिससे बिजनेस से रिलेटेड गुड्स हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो वो आपकी इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके ये डिसाइड करते हैं कि कितने अमाउंट तक के गुड्स हम आपको क्रेडिट पे दे सकते हैं। फिर आपके इन्वेस्टर्स हो गए, तो इन्वेस्टर इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन लेता है कि मुझे इस कंपनी में, इसके बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे आपके कस्टमर्स हो गए, आपके गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या डिसाइड करती है कि भैया आप पे कितना टैक्स बना, आपको कितना टैक्स पे करना है। तो ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो आपकी इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके ये डिसाइड करते हैं कि बिजनेस में आपके बिजनेस के डिसीजन लेने, कि बिजनेस की फ्यूचर प्लानिंग कैसे करें, फ्यूचर डिसीजंस कैसे लें। तो ये सब चीजों का को इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके ये सब चीजें ये क्या करते हैं, ये इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स डिसाइड करते हैं या प्लानिंग करते हैं। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखिए एक चीज और, सी के एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भैया सीए इंस्टीट्यूट आपसे उसका जो स्टडी मटेरियल है उसी की लैंग्वेज मांगता है थ्योरी में, ठीक है ना। आप भले ही कुछ और थ्योरी लिख दो, उसका मीनिंग सेम हो, बट मार्क्स प्रॉपर्ली तभी मिलेंगे जब सी इंस्टीट्यूट के अंदर जो स्टडी मटेरियल है उसकी लैंग्वेज आप लिखोगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के, बट आपकी जो सी इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर 5 ऑब्जेक्टिव्स बता रखे हैं। तो आपको केवल ये 5 ऑब्जेक्टिव्स ही लर्न करने हैं, इनके सिवा और कोई ऑब्जेक्टिव्स आपको लर्न नहीं करने हैं, और यही लिखने हैं एग्जाम में। तो क्या ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के, अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंटिंग का वो क्या होता है कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजैक्शन जिसको अपन मॉनेटरी टर्म में कैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सारी ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजैक्शन जिसको अपन मॉनेटरी टर्म में कैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सारी ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये जो ट्रांजैक्शंस अपन ने रिकॉर्ड करी हैं, ये जो भी ट्रांजैक्शंस अपन ने रिकॉर्ड करी, इन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना, अपने बिजनेस के रिजल्ट्स निकालना, दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। कि जो भी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड करी, इन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना, दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करना। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता उसके असेट और लायबिलिटीज को देख के चलता है। तो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करना कि एट प्रेजेंट मेरे बिजनेस में कहां से कैश आ रहा है, कहां कैश जा रहा है, फ्यूचर में कहां से कैश आएगा, कहां कैश जाएगा। तो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करना, दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का कि आपके ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं, जो भी मैंने पढ़ाए थे, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, इन इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना ताकि अपने आगे के डिसीजंस ले सकें, बिजनेस की फ्यूचर प्लानिंग कर सकें। तो दिस इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कि जो भी आपके यूजर्स हैं अकाउंटिंग के, उन लोगों को प्रॉपर एक सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, दिस इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। और फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। व्हाट इज मीन बाय सॉल्वेंसी पोजीशन? सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब होता है कि हमने जो लोन ले रखे हैं, हमने बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन ले रखे हैं, क्या हम उस लोन का टाइमली रीपेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और क्या फ्यूचर में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अपने लोन के रीपेमेंट करने की, ये जो लोन आपने ले रखे हैं, इन लोन्स को रीपेमेंट करने की जो पोजीशन होती है वो हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन कहलाती है। तो अपने बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन को डिटरमाइन करना, दिस इज द फिफ्थ और लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो समझ में आ गए 5 ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करना, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अपने बिजनेस के रिजल्ट्स मतलब अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना, दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग।
असर्टेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करना, दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, कि आपके जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना रिगार्डिंग योर बिजनेस, तो दिस इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। और अपने बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब कि आपने जो लोन ले रखे हैं इन लोन्स को रीपेमेंट करने की आपकी क्या पोजीशन है, तो सॉल्वेंसी पोजीशन को डिटरमाइन करना, दिस इज द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दे रखे हैं, यही आपको लर्न करने, यही लिखने हैं आपको एग्जाम में। क्लियर है? तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके? अकाउंटिंग के। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं? क्या फंक्शंस होते हैं अकाउंटिंग के? सबसे पहला जो फंक्शन होता है अकाउंटिंग का वो क्या है? मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड पास्ट परफॉर्मेंस, कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है उसको मॉनेटरी टर्म में मेजरमेंट करना, उसकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करना, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई बिजनेस में उसको उसकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करना, ये सबसे पहला फंक्शन होता है किसका? अकाउंटिंग का, राइट? जैसे सपोज करो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां पे आपने 100 केजी शुगर परचेस करी, तो हमें अकाउंटिंग में इसका वेट नहीं चाहिए, मुझे मुझे इस 100 केजी शुगर की मॉनेटरी वैल्यू चाहिए। तो भैया 1 केजी शुगर 50 रुपीज की आई थी, तो 100 केजी कितने की हो गई? 5000 की। तो ये सबसे पहला फंक्शन हो गया अकाउंटिंग का, कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट करना, उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर करना, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। और फिर उसको अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर भी करना, कि लास्ट टाइम जब मैंने पिछली बार जब डिपार्टमेंटल स्टोर में शुगर परचेस करी थी तो किस प्राइस पे परचेस करी थी और आज मैंने किस प्राइस पे परचेस करी है, उसका कंपैरिजन भी करना। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड फंक्शन इज फोरकास्टिंग। देखो ये जो अकाउंटिंग होती है ऐसा नहीं होता कि आज कर लिया अब कल नहीं करेंगे, या एक महीना कर लिया अब अगले महीने नहीं करेंगे, या एक साल कर लिया अब अगले साल नहीं करेंगे। नो, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, हर साल ये रेगुलर बेसिस पे की जाती है। तो जब प्रॉपर वे में जब हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो, और अपन पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो अपन ने पिछले सपोज करो लास्ट 6 इयर्स की अपन ने अकाउंट्स का एनालिसिस किया, अकाउंटिंग का एनालिसिस किया, तो आपको पता लग जाता है कि फ्यूचर में आपका बिजनेस कहां जा रहा है, फ्यूचर में आपके बिजनेस का क्या ट्रेंड रहेगा, इसका आप क्या कर सकते हो? एनालिसिस कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में आपका बिजनेस कैसे रहने वाला है। जैसे सपोज करो आप 3 प्रोडक्ट बनाते हैं ABC, आपने पिछले 5 साल की अपनी अकाउंटिंग का एनालिसिस किया, तो आप देख रहे हो कि आपका जो A प्रोडक्ट है उसकी सेल ऑन एवरेज हर साल 10 से 12% बढ़ जाती है। तो हम फोरकास्ट कर सकते हैं जो मेरा आने वाला साल है उसमें भी A प्रोडक्ट की सेल ऑन एवरेज 10 to 12% क्या होगा? इंक्रीज होगी। तो इस अकाउंटिंग करके आप अपने बिजनेस की फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, फ्यूचर का ट्रेंड पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में आपका बिजनेस कैसा रहने वाला है। फिर है डिसीजन मेकिंग, कि इस अकाउंटिंग, ये जो अकाउंटिंग आप करते हैं इसको यूज करके हम अपने आगे के फ्यूचर के डिसीजंस लेते हैं कि फ्यूचर में हमें बिजनेस में किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, किन चीजों पर कम ध्यान देना है, क्या फ्यूचर किस तरीके से बिजनेस को एक्सपेंड करें। तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग के काम में आती है डिसीजन मेकिंग, ये भी एक फंक्शन होता है किसका? अकाउंटिंग का। फिर एक कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये ऐसा नहीं होता कि भैया आज कर लिया अब कल नहीं करूंगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो हम एंड ऑफ द ईयर में अपन ने जो भी अकाउंटिंग करी उस करंट ईयर की अकाउंटिंग को हम अपने प्रीवियस ईयर की अकाउंटिंग से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन करने से हमें पता लगता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कैसा काम करा, हमारे बिजनेस में प्रोग्रेस हो रही है या हमारा बिजनेस में डी प्रोग्रेस हो गई, हमारा बिजनेस कम हो गया। तो ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं कंपैरिजन करके, किसका? करंट ईयर के अकाउंटिंग को प्रीवियस ईयर की अकाउंटिंग करने से, कंपेयर करने से हमें पता लगता है कि हमारे बिजनेस की क्या वीकनेस है और क्या स्ट्रेंथ है। तो वीकनेस को कैसे ओवरकम किया जाए और स्ट्रेंथ को और कैसे और स्ट्रेंथ किया जाए, तो इस पे हम काम कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ऐसी कंट्रोल, अब कंट्रोल का यहाँ पे मेरा मतलब है खर्चों से। क्या होता है कई बार अपन रूटीन लाइफ में देखते हैं कि कई बार कुछ खर्चे हम कर देते हैं
खर्चे करने के बाद सोचते हैं यार ये खर्चा फालतू ही कर दिया, इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो बिजनेस में तो ऐसे साल भर में हजारों खर्चे हो जाते हैं। तो जब सारे एक्सपेंसेस को प्रॉपर्ली ढंग से बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा खर्चा आपके लिए जरूरी है बिजनेस में और कौन सा खर्चा जरूरी नहीं है। तो जो अननेसेसरी एक्सपेंस इस साल हो गए, कोशिश करेंगे अगले साल वो दोबारा खर्चे, फ्यूचर में दोबारा खर्चे ना हो। तो ऐसे आप बिजनेस में क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन टैक्सेशन। अब क्या होता है, गवर्नमेंट के और टैक्सेशन डिपार्टमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो गवर्नमेंट के और टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना, दिस इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये भी फंक्शन है किसका, अकाउंटिंग का। तो ये 6 फंक्शंस हैं किसके, अकाउंटिंग के। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस का मॉनिटरी टर्म में मेजर करना, बिजनेस की फोरकास्टिंग करना, डिसीजन लेना, कंपैरिजन करना, इवैल्यूएशन करना, कंट्रोल और गवर्नमेंट रेगुलेशन टैक्सेशन। तो ये 6 फंक्शंस हैं किसके, अकाउंटिंग के। 6 ही लर्न करने हमारे मॉड्यूल में, ये 6 फंक्शंस गिवन है। नाउ नेक्स्ट इज बुक कीपिंग। ये अभी पढ़ी अकाउंटिंग, अब नेक्स्ट टर्म पढ़ रहे हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है, सुनिएगा ध्यान से। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम, पहली बार जिन भी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रांजैक्शंस को पहली बार बुक्स में रिकॉर्ड करने का जो ये प्रोसेस होता है, ये आपकी बुक कीपिंग कहलाती है। जैसे आपका स्कूल है, तो स्कूल के अंदर रिसेप्शन पे एक फीस काउंटर होता है। तो जैसे आप फीस डिपॉजिट कराते हैं उनके बाद एक रिसिप्ट बुक होती है, सबसे पहले वो रिसिप्ट बुक में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये जो रिसिप्ट बुक में ये एंट्री की जा रही है, इट इज अ बुक कीपिंग। आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए, आपने गुड्स परचेज करे, तो जैसे आप गुड्स परचेज करते हैं तो डिपार्टमेंटल स्टोर के पास एक बिल बुक होती है। तो जैसे ही वो सेल करता है, उस बिल बुक में उसको एंट्री करता है कि कौन कौन से गुड्स कितने रुपए में सेल करे। तो ये जो बिल बुक में वो एंट्री कर रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर वाला, दिस इज अ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का मतलब समझ में आया कि किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को पहली बार, फर्स्ट टाइम, जिन भी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो आपकी क्या कहलाती है, बुक कीपिंग कहलाती है। और ये जो बुक कीपिंग का प्रोसेस है, ये ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करने से चालू होता है, और जैसे ये ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो क्लियर है व्हाट इज मीन बाय बुक कीपिंग, कि जैसी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई तो फर्स्ट टाइम, पहली बार, जिन भी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा, तो ये फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होगा, वो आपका क्या कहलाएगी, बुक कीपिंग कहलाएगी। तो बुक कीपिंग क्या होती है, recording of business transaction into the primary books of accounts in a systematic manner is the bookkeeping। वो आपकी क्या कहलाएगी, बुक कीपिंग कहलाएगी। किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना एक सिस्टमैटिक मैनर में, तो वो आपकी क्या कहलाती है, बुक कीपिंग कहलाती है। नाउ इस बुक कीपिंग के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो बुक कीपिंग के केवल 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, देयर आर ओनली 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बिजनेस से रिलेटेड ऐसी सारी ट्रांजैक्शन जिसको आप मॉनेटरी टर्म में कैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सारी ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम बुक्स में रिकॉर्ड करना, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये जो ट्रांजैक्शंस आपने बुक्स में रिकॉर्ड करी, इन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस का हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो डिटरमाइन करना, वो पता लगाना, दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। कि जैसी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई, हमने उसको रिकॉर्ड करा, तो इससे हमारा जो कैश और बैंक बैलेंस है वो कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। यानी जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई, उस रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन से हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या उसका इफेक्ट पड़ा, इसको डिटरमाइन करना, दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। तो क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये आपकी क्या कहलाती है, बुक कीपिंग कहलाती है। राइट अब अभी अपन ने पढ़ा, एक पढ़ा बुक कीपिंग और एक पढ़ी अकाउंटिंग। अब बात आती है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, डायरेक्टली एग्जाम में आता है और बहुत बार आ भी चुका है। ठीक है ना, आपके सितंबर अटेम्प्ट में आया था, सितंबर 2024 में ये क्वेश्चन आया था, 5 मार्क्स का
डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो सबसे पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन पे बेस, कि बुक कीपिंग में केवल और केवल ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि अकाउंटिंग में हम उन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस का क्लासिफिकेशन भी करते हैं, समरी भी बनाते हैं और एनालिसिस भी करते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये प्रोसेस है जिसमें केवल और केवल ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि अकाउंटिंग में क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, समराइजिंग, एनालिसिस, ये सारे काम किए जाते हैं किसमें, अकाउंटिंग में। फिर बोला है इट इज अ बुक कीपिंग इज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग। व्हाई बुक कीपिंग इज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग? क्योंकि जब तक आप बुक कीपिंग में आप ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं करोगे, अकाउंटिंग का वर्क स्टार्ट नहीं होगा। जो ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी के बेसिस पे अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर समरी बनाते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं। तो अगर बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं हुई तो आगे अकाउंटिंग भी प्रॉपर्ली नहीं होगी। तो इसलिए बोला गया है कि बुक कीपिंग इज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। व्हाई अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? जैसा सपोज करो आप बिजनेस करते हैं, मैंने पूछा भैया लास्ट ईयर आपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाया, आपने कहा सर 5 लाख का। मैंने पूछा लास्ट ईयर कितनी सेल करी, आपने कहा 60 लाख की। मैंने पूछा लास्ट ईयर कितनी परचेस करी, आपने कहा 50 लाख की। मैंने कहा लास्ट ईयर सैलरी कितनी पे करी, आपने कहा सर 2,85,000 की। मैंने आपसे पूछा लास्ट ईयर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना पे करा, आपने कहा सर 1,65,000 का। तो ये जो चीजें मैं आपके बिजनेस के बारे में आपसे पूछ रहा हूं, ये सब चीजें कोई याद थोड़ी है आपको। वो जो अकाउंटिंग आपने करी है उसमें से देख देख के आप मुझे ये सब चीजें बता रहे हो। तो ये जो अकाउंटिंग आप करते हैं ये आपको आपके बिजनेस के बारे में बताती है। इसलिए बोला गया है अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज ट्रीटेड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड बुक कीपिंग इज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग। फिर आगे क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यू नो व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, एंड ऑफ द ईयर में, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को जब हमारा फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर एंड होता है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, एट द एंड ऑफ द ईयर अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। जिनको क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है ना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या इंक्लूड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो केवल और केवल ये बुक कीपिंग करके आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते, जबकि अकाउंटिंग में बहुत इजीली, अकाउंटिंग करके बहुत इजीली आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इन दिस प्रोसेस बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। फिर क्या लिखा है, मैनेजर डिसीजन। केवल देखो आपके बिजनेस में जितने भी लोग काम करते हैं उन सब लोगों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और एक होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो बिजनेस के जो सारे डिसीजन हैं वो कौन लेता है, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है, जिसके अंदर आपके डायरेक्टर्स आते हैं, सॉरी पार्टनर्स आते हैं, प्रोपराइटर आता है। मिडिल लेवल में कौन आता है, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, ये सब। और लास्ट हो गया लोअर लेवल में जो आपके एम्प्लॉयज और वर्कर्स आते हैं। तो बिजनेस के रिगार्डिंग सारे डिसीजन कौन लेता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। तो केवल और केवल बुक कीपिंग की हेल्प से मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट इजीली और फास्ट वे में अपने डिसीजन नहीं ले पाएगा, जबकि अकाउंटिंग से, अकाउंटिंग को यूज करके मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट बहुत इजीली और फास्ट वे में अपने डिसीजन ले पाएगा। तो मैनेजर डिसीजन इज कैन नॉट बी टेकन थ्रू बुक कीपिंग बट इट इज इजीली टेकन थ्रू अकाउंटिंग। फिर है फाइनेंशियल पोजीशन। केवल और केवल बुक कीपिंग करके आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट अकाउंटिंग के थ्रू आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता बहुत इजीली पता लगा सकते हैं, बहुत इजीली आप असर्टेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। आप बहुत इजीली आप अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं। फिर है कि बुक कीपिंग की कोई सब फील्ड नहीं होती है, बुक कीपिंग की कोई सब फील्ड या कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं, बट अकाउंटिंग इज सेवरल, देयर आर नंबर ऑफ सब फील्ड्स ऑब्लिक ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो क्लियर हो गया क्या डिफरेंस?
तो पहला डिफरेंस क्या पड़ा था कि बुक कीपिंग में केवल और केवल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि हम इसमें समरी एनालिसिस इंटरप्रिटेशन सब कुछ करते हैं। बुक कीपिंग क्या, इट इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन बुक कीपिंग बाय द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग। हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एंड ऑफ द ईयर में अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जो स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। क्या इंक्लूड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इंक्लूड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बुक कीपिंग की हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते, जबकि अकाउंटिंग की हेल्प से बहुत इजीली आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो। मैनेजरियल डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन थ्रू बुक कीपिंग, बट इट कैन बी इजीली टेकन थ्रू अकाउंटिंग। फिर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज नॉट असर्टेन by bookkeeping, but it is easily ascertained through accounting. फिर जो बुक कीपिंग होती है इसकी फर्दर कोई सबफील्ड या ब्रांचेस नहीं होती, बट देयर आर नंबर ऑफ सबफील्ड ऑब्लिक ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये डिफरेंस है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में। ये आपका स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज है, आपको ये एज इट इज लर्न करनी है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, राइट। नाउ अभी अपन ने लास्ट डिफरेंस क्या पढ़ा कि बुक कीपिंग की तो फर्दर कोई सबफील्ड या ब्रांचेस नहीं होती, बट अकाउंटिंग की बहुत सारी सबफील्ड्स या फर्दर सबफील्ड या ब्रांचेस होती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन यही डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द सबफील्ड ऑब्लिक ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहली सबफील्ड या ब्रांच है जो है अकाउंटिंग की, वो क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की, सबफील्ड्स है अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? एंड ऑफ द ईयर में अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, एट द एंड ऑफ द ईयर अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। वो हमारी कौन सी अकाउंटिंग कहलाती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। तो दिस इज अ ब्रांच ऑब्लिक सबफील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है कि एंड ऑफ द ईयर में अगर हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी क्या कॉस्ट है और क्या उसकी सेलिंग प्राइस होगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। समझ आई बात? कि अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी क्या तो कॉस्ट आई और क्या उसकी सेलिंग प्राइस होगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है वो हमारी क्या कहलाती है? कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। ऐसी नेक्स्ट होती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपने डिसीजन क्विक और फास्ट वे में ले सके, इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो अकाउंटिंग करते हैं उसका थोड़ा एनालिसिस करके कर देते हैं कि हमने जो अकाउंटिंग करी उसके कुछ बार ग्राफ्स, कोई पाई डायग्राम्स, कुछ रेशियोज कैलकुलेट कर दिए ताकि टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको देखकर क्विक और फास्ट वे में अपने डिसीजन ले सके। तो अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट की हेल्प के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है वो हमारी क्या कहलाती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाती है। ऐसी एक होती है आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है? आपके बिजनेस की ऐसी कॉस्ट जो आपके बिजनेस को बियर करनी पड़ रही है, तो ऐसी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंटिंग करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहलाती है। कि आपके बिजनेस की ऐसी कॉस्ट जो आपकी सोसाइटी बियर कर रही है, तो ऐसी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहलाती है। ठीक है ना? जैसे आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, आपके हजारों ट्रक एंड बसेस पूरे इंडिया में इधर से उधर घूमते रहते हैं, उन ट्रक और बसों से धुआं निकलता है, इससे एयर पॉल्यूट हो जाती है, पॉल्यूट एयर से लोग सांस लेते हैं और इससे उनके अस्थमा हो जाता है। तो यह आपके बिजनेस की कॉस्ट है जो आपकी सोसाइटी बियर कर रही है। तो ऐसी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है वो आपकी क्या कहलाती है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहलाती है। क्या कहलाएगी? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहलाएगी। ऐसी होती है आपकी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, कि आपके यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयज और वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको कितनी सैलरी देनी है, कितनी वेजेस देनी है, कितना बोनस देना है,
तो आप मतलब ये जो एम्प्लॉयज और वर्कर्स काम कर रहे हैं आपका ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। तो इस ह्यूमन रिसोर्स के लिए आप जो अकाउंटिंग करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी आपकी, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहलाएगी। तो ये आपकी सब फील्ड्स है या ब्रांचेस हैं किसकी, अकाउंटिंग की। कौन कौन सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये सब है ना सब्जेक्ट्स हैं बड़े बड़े। इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स आप आगे अभी फाइनल और इंटर में पढ़ेंगे अपने, ठीक है ना। ये यहाँ तो केवल फाउंडेशन में केवल इनका छोटा सा ये मीनिंग ही है जितना मैंने पढ़ाया। बाकी इंटर और फाइनल में ये सब सब्जेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं, 100 मार्क्स के जो आप पढ़ेंगे, ठीक है। Now next is users of financial accounting information, जो मैंने भी पढ़ा है। कौन कौन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कौन कौन लोग यूज करके अपने फ्यूचर के डिसीजन या फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, इन्वेस्टर्स, आपके एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, लेंडर्स जो आपको पैसा उधार देते हैं, आपके सप्लायर और क्रेडिटर जो आपको गुड्स या रॉ मटेरियल क्रेडिट पे सप्लाई करते हैं, आपके कस्टमर्स, गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज, आपकी पब्लिक और आपका मैनेजमेंट। ये सब लोग हैं जो आपकी इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने आगे की फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर डिसीजंस लेते रिगार्डिंग द बिजनेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशन है। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है अकाउंटिंग की वो क्या है, कि कुछ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस में कुछ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनसे आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, बट क्योंकि वो उसको आप मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इसलिए आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते नहीं है। क्यों, क्योंकि बिजनेस में केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये एक लिमिटेशन अकाउंटिंग की। जैसे अभी कोविड आया था, लोगों के बिजनेस बंद रहे साल भर तक तो लॉस हुआ ना, बट इसको अपन मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इस कोविड को, तो इसलिए इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा, जबकि इससे हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा। तो ये बोलते हैं ये सबसे पहली लिमिटेशन अकाउंटिंग की, कि कुछ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनसे हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है फिर भी इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, राइट। ऐसे लिखा है फ्यूचर पोजीशन, एग्जैक्टली आपके बिजनेस में फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आप अकाउंटिंग करके पता नहीं लगा सकते, कि एग्जैक्टली बिजनेस में फ्यूचर में क्या होने वाला है। इट इज नॉट गिवन बाय द अकाउंटिंग। फोरकास्टिंग कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा बिजनेस में फ्यूचर में वो उसको आप फोरकास्ट नहीं कर सकते। फिर है पर्सनल जजमेंट इज यूज। ये जो अकाउंटेंट है वो बहुत जगह अपने पर्सनल जजमेंट यूज कर लेते हैं। जैसे उनको इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है बिजनेस में तो वो क्या करेंगे, विंडो ड्रेसिंग कर देंगे अकाउंटिंग में। पता है क्या बोला मैंने, विंडो ड्रेसिंग कर देंगे। पता है विंडो ड्रेसिंग, एक वर्ड सुना होगा, विंडो शॉपिंग, सुना वर्ड विंडो शॉपिंग। हम किसी दुकान पे गए, हमने केवल देख लिया सामान और खरीदा नहीं, केवल देख के आ गए, तो ये विंडो शॉपिंग कहलाती है। ऐसी होती है विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट शो करते हैं ताकि ताकि इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में अट्रैक्ट हो और हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे। तो ऐसे अगर पर्सनल जजमेंट यूज करके अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो फिर वो इंफॉर्मेशन सबके लिए यूजफुल नहीं रहती है। या फिर टैक्स बचाने के लिए आप इनकम कम दिखा रहे हैं, खर्चे ज्यादा बिजनेस में शो कर रहे हैं, तो ऐसे अगर पर्सनल जजमेंट कई बार यूज करके अकाउंटिंग कर ली जाती है तो फिर वो सबके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं होती। फिर है नो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स मतलब आपके यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयज और वर्कर्स काम कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके एम्प्लॉयज और वर्कर्स से ही चलती है। अगर एम्प्लॉयज और वर्कर्स नहीं होंगे तो एक अकेला बिजनेसमैन बहुत ज्यादा समय तक बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी एक तरीके का आपका असेट है बिजनेस का, लेकिन क्योंकि इंसानों का मॉनेटरी वैल्यूएशन नहीं हो सकता, डेट्स वाई उसको एक असेट की तरह हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, जबकि वो आपके एम्प्लॉयज और वर्कर्स एक वैल्यूबल असेट होते हैं आपके बिजनेस के। फिर है यूज ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। हर बिजनेसमैन अपनी खुद की एक अकाउंटिंग पॉलिसी बनाता है और उसके अकॉर्डिंग वो अकाउंटिंग करता है। तो एक इन्वेस्टर के लिए एक लिमिटेशन है कि अगर दो कंपनी है टीसीएस और इन्फोसिस, दोनों की अपनी अलग अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो वो उनकी अकाउंटिंग को कंपेयर करके ये डिसीजन नहीं ले सकता कि किस कंपनी में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे, क्योंकि दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी सेपरेट है, अलग है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं किसकी, अकाउंटिंग की, ये मॉड्यूल में दे रखी हैं, ये आपको लर्न करनी है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज
रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी, कि आपकी सोसाइटी मतलब आप जब सीए बन जाएंगे तो सीए बनने के बाद आपका क्या स्कोप रहेगा, आप क्या क्या काम कर सकते हैं सोसाइटी में, वो अपन यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज देता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब जरूरी थोड़ी है कि जो बिजनेस कर रहे हैं वो सब कॉमर्स बैकग्राउंड के ही हों, आपके जो साइंस और ह्यूमैनिटीज के जो फ्रेंड्स हैं वो भी तो बिजनेस कर सकते हैं। तो बट आज आपको, आपने 11 पढ़ लिया, 12 पढ़ लिया, आपको पता है कि भैया ये जर्नल एंट्री क्या है, लेजर कैसे बनाया जाता है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट सब पता है, बट उनको थोड़ी पता है। तो ऐसे क्लाइंट्स के लिए, ऐसे बिजनेस के मैन्स के लिए चार्टेड अकाउंटेंट उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। ये सबसे पहली सर्विस होती है चार्टेड अकाउंटेंट की। फिर है स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या होता है बिजनेस में, टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने लिमिट्स बना रखी हैं कि आपकी सेल इस अमाउंट से ऊपर चली गई तो फिर आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, एक चार्टेड, आपको अपने बिजनेस की एक चार्टेड अकाउंटेंट से ऑडिट करानी पड़ेगी, जो मैंडेटरी है कराना। तो ऐसी ऑडिट को बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। और ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिट्स होती हैं ये बाय लॉ की जाती है, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ये कंपलसरी होता है बिजनेस में, कंपनीज में कराना। तो एज ये जो ऑडिट्स होती है इट इज ओनली डन बाय द चार्टेड अकाउंटेंट, ये पावर केवल चार्टेड अकाउंटेंट के पास ही है। तो ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, जो वो ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या होता है कि आपके क्लाइंट ने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करी हैं उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हो आप जाके कि भैया ये प्रॉपर जो भी अकाउंटिंग के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटिंग के, उन सबको फॉलो करके इन्होंने अकाउंटिंग करी है या नहीं करी, उसको आप चेक करते हो। तो ये जो चेकिंग का प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं ऑडिट करना। और वो ऑडिट जो बाय लॉ मैंडेटरी होती है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो ये काम भी कौन कर सकते हैं, केवल चार्टेड अकाउंटेंट ही कर सकते हैं। ऐसी होती है आपकी इंटरनल ऑडिट, कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जैसे मैं रिलायंस की बात करूं, उसकी एक छोटी सी यूनिट की बात करता हूँ, रिलायंस फ्रेश। कि आज जैसे आप जयपुर में रहते हैं तो आप जयपुर में कम से कम 8-10 रिलायंस फ्रेश तो होंगे होंगे। किसका है, मुकेश अंबानी। कभी सुना है आज तक कि भैया मुकेश अंबानी जयपुर की इस रिलायंस फ्रेश में आया, उसने देखा कि भैया सब सही चल रहा है नहीं चल रहा, नहीं ना। तो ऐसे जो बड़े ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी खुद की एक चार्टेड अकाउंटेंट्स की एक इंटरनल टीम होती है जो समय समय पर जाके इन ब्रांचेस पे क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे ब्रांच में जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस में भिजवाई जा रही है या नहीं भिजवाई जा रही है, सारे एक्सपेंसेस इनकम प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये इसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट, जो मैनेजमेंट केवल खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करवाता है, जो मैंडेटरी नहीं होती कराने की, बट मैनेजमेंट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करा रहा है कि भैया जो ब्रांच मैंने खोल रखी है, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, मेरे पास जो हिसाब किताब आ रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो इसकी ऑडिट कराने के लिए जो ऑडिट करते हैं वो कहलाती है इंटरनल ऑडिट, एंड इट इज डन बाय द चार्टेड अकाउंटेंट्स। फिर टैक्सेशन। अब अकाउंट चार्ट सीए का काम केवल ये अकाउंटिंग करना नहीं है कि लेजर बनाना, जर्नल बनाना, ट्रेडिंग और पीएनएल ये सब बनाना नहीं। टैक्सेशन, क्या आपके दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैसे तो कैलकुलेट करते हैं, फिर कैसे इनकी इनकी रिटर्न फाइल की जाती है इनकम टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। तो ये सारे काम जो करता है वो कौन करता है, चार्टेड अकाउंटेंट करता है। अभी इंटर और फाइनल में आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे 100 मार्क्स के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से, ठीक है ना। तो उसमें सिखाया जाएगा कि कैसे एक बिजनेसमैन का, ये एक इंडिविजुअल पर्सन का टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, कैसे वो टैक्स पे किया जाता है, कैसे इनकम टैक्स और जीएसटी वगैरह की रिटर्न फाइल की जाती है। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे और ये सारे काम कौन करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट करते हैं बिजनेस के लिए। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। अभी जो सीए का एक कोर्स पढ़ोगे, फाउंडेशन इंटर फाइनल, तो इसमें इतनी नॉलेज हो जाएगी आपको हर चीज के, बिजनेस में हर चीज की, कि आप एज अ कंसल्टेंट आप अपने क्लाइंट्स को एडवाइस दे सकते हैं कि आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली कैसे रन कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी एक सीए अपने क्लाइंट्स को, मैनेजमेंट को दे सकता है। फाइनेंशियल एडवाइसेस, कि जैसे हमें कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, मेरे को इंडिविजुअली, मेरे पास मेरा कुछ सेविंग्स है, उसको मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मुझे कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो ये चीजें भी कौन गाइड करता है, चार्टेड अकाउंटेंट्स गाइड करते हैं। एक बिजनेस है, एक बिजनेसमैन चाहता है कि मैं एक नई यूनिट खोलूं, एक नई ब्रांच खोलूं, तो वो नई ब्रांच खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए। तो ऐसी
उससे हमें फाइनेंशियली कितना बेनिफिट होगा या कितना लॉस होगा, ये सारी चीजों का एनालिसिस कौन करते हैं? चार्टेड अकाउंटेंट करते हैं। तो फाइनेंशियल एडवाइस देना कि पैसे को प्रॉपर्ली कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी फाइनेंशियल एडवाइसेस कौन दे देता है? चार्टेड अकाउंटेंट्स देते हैं। फिर इंडस्ट्री मतलब कि अभी अपन ने पढ़ा था ना ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये सब्जेक्ट आप पढ़ते हो इंटर और फाइनल में, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें आपको पढ़ाया जाता है कि डिफरेंट सेक्टर्स की कैसे कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, एज वेल एज इनकी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल और मैनेज करके रखा जाता है। ये सब चीजें हम उस कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। तो एक इंडस्ट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यही काम करते हैं कि क्लाइंट्स को बताते हैं कि कैसे तो इसकी जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं कैसे इसकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है और कैसे आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल और मैनेज करके रख सकते हैं। ये काम एक इंडस्ट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होती हैं लाइक LIC हो गई, तो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनकी टाइम टू टाइम ऑडिट करके चार्टर्ड अकाउंटेंट इंश्योर करते हैं कि वहां पे जो पब्लिक का पैसा है, जो हमारा पब्लिक का जो टैक्स का पैसा है, उसका कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा। ये काम एक CA करता है। फिर है फ्रेमिंग द फिस्कल पॉलिसीज फॉर द कंट्री, जैसे आपकी कंट्री का बजट आता है हर साल, तो जनरली इसके लिए एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक्सपर्ट जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। तो जितनी भी कंट्री की मेन फिस्कल और फाइनेंशियल पॉलिसीज बनती हैं कंट्री में, उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है ना? तो कंट्री की फिस्कल पॉलिसीज को फ्रेम करना ये भी काम होता है किसका? चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो ये सारे स्कोप है आफ्टर CA, आप ये सारे काम कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए आज यहाँ तक ही पढ़ते हैं अपन। कल इस चैप्टर यूनिट 1 का सेकंड पार्ट में जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलिए अच्छे से पढ़िए। और मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हमें जो थ्योरी पढ़नी है, एग्जाम में थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में अराउंड 15 to 20 मार्क्स की थ्योरी आती है, और थ्योरी में आपको अपने मन से नहीं लिखना, जो CA इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल दे रखा है उसके अंदर जो लैंग्वेज है वो लिखनी है। तो जो टॉपिक्स अपन ने पढ़े ये अकॉर्डिंग टू CA इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही पढ़े हैं, तो इनको आपको एज इट इज़ लर्न करना है समझ के। ठीक है? चलिए अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।